हेलो, हाय एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक होगा भू राजस्व नीति अंग्रेजों की। अंग्रेज किस प्रकार से अपनी जो भू राजस्व जो लैंड रिवेन्यू है वो लोगों से लेते थे, क्या व्यवस्था थी, वो आज हम देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ, लैंड रिवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश एरा। तो अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के बारे में आज हमें पढ़ना है, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, देखिएगा इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं, क्या व्यवस्था थी। तो प्लासी के विजय के बाद 1947 तक अंग्रेजों ने विभिन्न तरीकों से भू राजस्व की वसूली की। प्लासी विजय के बाद क्यों? 1757 के बाद। ये क्यों? क्योंकि इस समय पता चल गया था कि भारत पे कौन शासन करेगा, और अंग्रेजों का बेसिकली जो शासन है 1757 के बाद ही शुरू होता है। तो इसलिए प्लासी विजय के बाद ही उन्होंने भारत में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। इससे पहले तो वो सिर्फ व्यवहार करते थे। तो 1757 के बाद 1947 तक उनका राज रहा। तो विभिन्न तरीकों से उन्होंने भू राजस्व की वसूली की। वो कौन कौन से तरीके थे वो चलिए देखते हैं। तो 1790 से पहले तो क्या था, जो परंपरागत उनका तरीका था उन्हीं से वो वसूली करते थे। जैसे कि जमींदार वगैरह जो भी सिस्टम जो चला आ रहा था पीछे से मुगल काल से ही, या उसमें थोड़ा बहुत जो चेंज हुआ था उससे ही वो भू राजस्व वसूल करते थे। लेकिन 1790 के बाद उन्होंने अपने भू राजस्व नीति में चेंज किया लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो उनके लैंड रिवेन्यू में उन्होंने चेंजेस किए। तो 1790 के बाद उन्होंने क्या प्रमुख चेंज किए, तो उन्होंने 3 व्यवस्थाएं स्थापित की 1790 के बाद। पहला तो स्थायी बंदोबस्त, पहला तो ये लेके आए। दूसरा लेके आए रैयतवाड़ी, और तीसरा लेके आए महालवाड़ी। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसके बारे में आगे हम डिटेल से इन सब के बारे में अलग अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्थायी बंदोबस्त था वो मुख्यतः लेके आए थे बंगाल बिहार का जो एरिया था, बंगाल बिहार वाला जो एरिया था वहाँ पे लेके आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। और ये कुल जो ब्रिटिश भू क्षेत्र था, जितने भी एरिया के भारत के एरिया पे ब्रिटिश लोगों ने राज किया था उसके 19% भाग पर यह था। और यह जमींदारों से इन्होंने अनुबंध किया था, जमींदारों से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपसे हम राजस्व वसूलेंगे, भू राजस्व जो वसूली होगी वो आपसे होगी, और आप किसानों से भू राजस्व की वसूली कीजिएगा। तो ये कब आए थे? 1790 में इसको लाया था 10 वर्ष के लिए, लेकिन 1793 में इसको स्थायी कर दिया था। फिर 1801 में रैयतवाड़ी लेके आए। ये कहाँ पे लेके आए? मद्रास में, सिंध और असम के क्षेत्र में। इन क्षेत्र में इन्होंने रैयतवाड़ी, सबसे ज़्यादा हिस्सा इसी का था, लगभग 51%, 51% जो हिस्सा था ये इसी का था, रैयतवाड़ी का। ये सीधे किसानों से इसका अनुबंध किया गया। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डायरेक्ट किसानों से किया गया, जमींदारों में इसकी जो भूमिका थी वो समाप्त कर दी गई। जो मालवाड़ी व्यवस्था है वो लाई गई अपना यूपी पंजाब का जो एरिया है, मध्य जो जो भारत है, मध्य भारत, वहाँ पे लाया गया। और ये लगभग 30% भूभाग पर लाया गया। अंग्रेजों का जो 30% भूभाग है उस क्षेत्र पे इसको लाया गया था मालवाड़ी के बारे में। तो ये छोटी छोटी एक आपकी रूपरेखा है कि ये जो 1790 के बाद उन्होंने भू राजस्व नीतियों में जो मुख्य परिवर्तन किया था, लैंड रिवेन्यू में जो चेंजेस किए थे वो थे। उसके बाद इन्होंने 3 व्यवस्था लाई थी, वो कौन कौन सी थी? तो ये देखिए आप, ये तो है स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ये कहाँ पे? बंगाल बिहार और उड़ीसा, बंगाल बिहार और उड़ीसा में 19% भाग में थी। और बॉम्बे और मद्रास में कौन सी लाई? रैयतवाड़ी सिस्टम, ये 51% भूभाग पे थी अंग्रेजों के। पंजाब और यूपी में कौन सी लाई? महालवाड़ी व्यवस्था। ये महाल क्या किसको बोलते हैं? महाल गाँव को बोलते हैं। तो इसमें गांव के मुखिया या गांव का जो भी मेन जमींदार होता था, मेन जो कैंडिडेट होता था, जैसे आज के टाइम में गांव में जो सरपंच होता है उस टाइम में उसमें जो मुखिया होता था गांव का, उनसे सौदा किया जाता था, उनसे एग्रीमेंट किया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, और वो पूरे गांव से रेवेन्यू इकट्ठा करके अंग्रेजों को देते थे। महाल गांव को ही बोलते हैं। तो ये 3 क्षेत्र थे, एक तो था ये यूपी पंजाब वाला, एक बंगाल बिहार वाला, और एक बॉम्बे मद्रास वाला। सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू जो क्षेत्र था वो 51% बॉम्बे बिहार रैयतवाड़ी वाला क्षेत्र था। इससे भी आप देख सकते हैं, जो ये ग्रीन वाला ये है परमानेंट, स्थायी, परमानेंट सेटलमेंट।
ये जो आपको दिख रहा है ये है रैयतवाड़ी सेटलमेंट या रैयतवाड़ी सिस्टम। और ये जो ऑरेंज कलर में है, जो रेड कलर में है, ये है आपकी महालवाड़ी सिस्टम। तो ये तो है परमानेंट सेटलमेंट या परमानेंट सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी सिस्टम और ये महालवाड़ी सिस्टम, इन क्षेत्रों में ये लागू थी। और ये जो आपको जो बिना कलर वाले एरिया है, ये क्या थे? ये स्वतंत्र राज्य थे, या तो देशी रियासतें थी या स्वतंत्र राज्य थे। जैसे यहाँ पे मराठा हो गया, ये राजपूताना का एरिया हो गया था। तो इस तरह से ये कुछ स्वतंत्र रियासतें थी। तो चलिए स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त में 1790 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। जो परमानेंट सेटलमेंट था उसको प्रारंभ किया गया था 10 वर्ष के लिए। पहले ये बोला गया था कि 10 वर्ष के लिए हम इसका एक बार लाकर देखेंगे, अगर ये सही हुआ तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर सही नहीं हुआ, अगर इससे जो प्रॉफिट नहीं हुआ, जो हमने जो सोच कर ये लाए हैं, अगर वो पूरा नहीं हुआ लक्ष्य है, तो हम इसको बंद कर देंगे, एक बार 10 वर्षों के लिए लाएंगे। तो लेकिन 3 वर्षों में ही इन्होंने इसको स्थायी बना दिया था। 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा जो इसकी 10 वर्ष की जो सीमा थी वो समाप्त कर दी गई और इस बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त बना दिया गया। तो इसकी मैंने भूमि बताई थी, मेनली जो बंगाल बिहार वाला क्षेत्र था वहाँ पे 19% हिस्से पे स्थायी बंदोबस्त ये लाया गया था। इसमें क्या कुछ था? इसमें भू राजस्व की जो दर थी वो स्थायी थी। इसमें क्या था? 89% तो कंपनी के पास रहेगा और 11% जमींदारों के पास, या फिर 10/11 भाग जो है वो कंपनी लेगी और 1/11 भाग है वो जमींदार और कंपनी। जितना भी भू राजस्व वसूल किया जाएगा, जितना भी रेवेन्यू जो किसानों से लेंगे, उनमें से 10/11 भाग तो कंपनी के पास जाएगा और 1/11 भाग जमींदारों के पास। इसमें क्या थी? दर स्थायी थी। अगर आपके पास फसल कम हुई है तो भी आपको उतनी दर देनी पड़ेगी। ये जमींदार के ऊपर था, जमींदार कैसे देगा। अगर ज़्यादा फसल हो गई है तो भी उतनी दर देनी पड़ेगी। इसमें यह नहीं है कि अगर ज़्यादा होगी तो कर आपसे ज़्यादा लिया जाएगा, नहीं। उसके बाद अगर जमींदार चाहे तो किसानों को दे सकता है, अगर जमींदार चाहे तो खुद के पास रख सकता है। लेकिन जो फिक्स दर की थी उन्होंने वो 89% थी। 89% में जितना भी उनका जो 1790 में उन्होंने रेवेन्यू डिसाइड किया था उतना ही ले गए हर साल तक, आगे तक लाइफ टाइम तक ये जो डिसाइड कर दिया था। इसमें एक सूर्यास्त का कानून भी लेके आए थे। सूर्यास्त कानून था क्या था कि जो भी जमींदार है वो अगर भू राजस्व देने में लेट करते हैं, इन्होंने एक फिक्स डेट कर दी, देने में दे दी, फिक्स डेट कर दी। अगर फिक्स डेट के ऊपर उन्होंने जो अपना राजस्व नहीं दिया तो उनकी जो जमींदारी थी वो नीलाम कर दी जाती थी, उनकी जमींदारी दूसरों को बेच दी जाती थी। उनके भू राजस्व का जो अधिकार था, कर लेने का जो अधिकार था, वो दूसरों को बेच दिया जाता था। और ये अनुबंध किसके साथ किए गए थे? ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। ये देखो, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने जमींदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और जमींदारों ने किसानों के ऊपर जो है भू राजस्व को लागू किया। कि किसान किसको भू राजस्व देते थे? जमींदार को। जमींदार किसको देते थे भू राजस्व या लैंड रिवेन्यू? अंग्रेजों को या कंपनी को। इसमें से 1/11 हिस्सा था ये खुद अपने पास रख लेते थे और 10/11 जो हिस्सा था लैंड रिवेन्यू का टोटल का, वो कंपनी को दे दिया करते थे। 10/11वां भाग कॉन्ट्रैक्ट जमींदारों के साथ किया और जमींदार है वो वसूल किया करते थे। भू राजस्व की वसूली किसानों से करते थे ये किसान, जमींदार और कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 3 सत्र थे। तो स्थायी बंदोबस्त क्यों लाया गया? इसके लाने के कारण क्या है? इसमें 2 पक्ष है। पहला तो पक्ष है कॉर्नवालिस और जॉन शोर का, और एक दूसरा पक्ष है जेम्स ग्रांट का। तो कॉर्नवालिस और जॉन शोर तो है वो लाना चाहते थे स्थायी बंदोबस्त, कि हम जमींदारों के साथ स्थायी बंदोबस्त करेंगे। लेकिन जेम्स ग्रांट का कहना था कि नहीं, जमींदारों के साथ नहीं, किसानों के साथ स्थायी बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन अंततः जो ब्रिटेन में कॉर्नवालिस ने जो कहा था उस कथन को माना गया और इनकी जो मांग थी, इन्होंने जो कथन दिया था उसको स्वीकार किया गया। ऐसा क्यों किया गया होगा? क्योंकि ब्रिटेन में भी बिल्कुल ऐसा ही स्थायी बंदोबस्त जैसा मॉडल था। ब्रिटेन में क्या था कि
जमींदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, वो किसानों से भू राजस्व वसूल किया करते थे और अंग्रेजों को एक स्थायी इनकम प्राप्त हो जाती थी, ना कुछ कभी कम कभी ज़्यादा, इसकी कोई टेंशन उनको नहीं रहती थी। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया बस बात खत्म होगी लाइफ टाइम के लिए। और ऐसा बंदोबस्त क्यों किया गया, इसके भी कुछ कारण है। इसमें यह था कि अगर जमींदारों के पास ज़्यादा रिवेन्यू आएगा, ज़्यादा राजस्व आएगा, तो एक तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, दूसरा ये है कि इससे अगर वो ज़्यादा आएगा तो किसानों के पास भी ज़्यादा बचेगा। एक स्थायी हो गया, उसके ऊपर तो आपको देना ही नहीं, किसानों के पास ज़्यादा बचेगा तो किसान भी है वो उसमें उत्पादन में अपनी बढ़ोतरी करेंगे, नई तकनीक का उपयोग करेंगे उसमें। और एक अंग्रेजों को नियमित कर भी प्राप्त होने लगा था कि अगर कभी फसल बर्बाद भी होगी तो हमें तो इतना कर प्राप्त होना ही होना है, हमें तो इतना टैक्स प्राप्त होगा ही, और स्थायी इनकम प्राप्त हो गई थी अंग्रेजों को एक तरह से। तो स्थायी बंदोबस्त लाए जाने का कारण क्या था, एक तो उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, दूसरा भ्रष्टाचार नहीं होगा, तीसरा है कृषि को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि किसानों के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, बचत होगी तो कृषि को बढ़ावा देंगे। जमींदारों के पास अगर ज़्यादा इनकम आएगी तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, अगर इनकम कम आएगी तो वैसे ही भ्रष्टाचार करके ज़्यादा पैसे कमाएंगे। उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, अगर स्थायी इनकम होगी, पैसे बच गए तो उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे। और अंग्रेजों को एक नियमित टैक्स प्राप्त होता रहेगा, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, उनकी फिक्स इनकम होगी कि इतना तो अपने पास आना ही आना है। तो आज स्थायी बंदोबस्त तक की कल की क्लास में हम आगे देखेंगे। जो दो बच गए हमारे रैयतवाड़ी और मालवाड़ी जो बच गए हैं वो कल की क्लास में देखेंगे, उसमें क्या सिस्टम था, कहाँ पे लाई गई थी, क्या कुछ नहीं। कल की क्लास में हम इसको पूरा खत्म कर देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। बाय।